हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बीके का चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज चैप्टर नंबर 1? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो मैं आपके स्क्रीन पे अभी जो आपका ई बुक है उसे शेयर करता हूं। आप भी उसे देख सकते हैं। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों को लिंक सेंड कर दिए गए हैं। आप वहां पर भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं। अभी आपको आगे का जो समय है इस पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना है। हम लोग आज के दिन फर्स्ट चैप्टर की थियरी देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थियरी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। आप पेज नंबर 1 पे आ जाइए। पेज नंबर 1 जो है वहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। यस, दिस इज अ पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में? देखो, द सोल प्रोप्राइटरशिप, द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशन। अब ये जो वर्ड आया लिमिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशन? हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जब आप ओसी पढ़ रहे थे, ओसी में एक चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सबसे पहला देखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में। ऐसा प्रोप्राइटरशिप जहां पर सिंगल ओनर क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रहा है। तो उसके क्या डिसएडवांटेज हमको याद आते हैं उसके अंदर? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ लिमिटेड कैपिटल, then limited managerial ability, limited managerial ability, then unlimited liability, then no stability, absence of specialization, etc. एक एक करके देखते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किया है, आपके लिए नया नहीं है, बट फिर भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल पर्सन होता है तो उसके पास कैपिटल बहुत कम होता है। कैपिटल का मतलब जो इन्वेस्टमेंट उसने बिजनेस के अंदर किया है वो बहुत कम है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल मतलब जो वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसके पास जो स्किल है वो बहुत कम है। बहुत बार क्या होता है, ये जो सोल ट्रेडर होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा ज्यादा 10th या 12th पास होते हैं और उन्होंने अपने डैड का या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, छोटी उम्र में स्टार्ट कर लिया। ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से उनके अंदर जो उनका मैनेजिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब भी हमारा बिजनेस का प्रॉपर्टी इनफ नहीं होता है लाइबिलिटी को कवर अप करने के लिए, तो हमारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारा इन द सेंस जो सोल ट्रेडर है, सिंगल पर्सन सिंगल ओनर है, उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने का मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में रहती है। ठीक है, नो स्टेबिलिटी। अभी सोल ट्रेडर सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया या उसका डेथ हो गया तो बिजनेस को कौन चलाएगा? ऑब्वियसली बिच बिजनेस चलने वाला नहीं है। सोल ट्रेडर ही वहां पर पूरा का पूरा काम संभाल रहा था। सोल ट्रेडर को कुछ हो गया तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बहुत ही इरेगुलर हो जाएगा या बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या बोला गया यहाँ पर? नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, स्पेशलाइजेशन कब आता है, कब होता है स्पेशलाइजेशन? अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क आप बार बार रिपीट करते हैं, एक ही काम आप बार बार करते हैं, तो आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में जब आपने स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट के सम करना स्टार्ट किया था, तो इट वुड हैव टेकन 1 to 1.5 आवर टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। 1 से 1.5 घंटे का टाइम चला जाता था। बट धीरे धीरे जैसे आपने 30-40 सम सॉल्व किए, अब आपको पता चलता है कि विद इन 30 मिनट्स आपका एक सम सॉल्व हो जाता है। बराबर है, विथ टैली। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। स्पेशलाइजेशन, आप एक पर्टिकुलर टास्क बार बार करते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन, आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। बट ऐसा सोल ट्रेडर के साथ नहीं है। क्यों? सोल ट्रेडर सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर है, वो सारे काम कर रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर टास्क उसके लिए नहीं है, सारे टास्क है। सुबह शॉप ओपन करना, साफ सफाई करना, स्टॉक प्रॉपर रखना, स्टॉक का अकाउंटिंग करना, फिर अकाउंटिंग करना, फिर डेटर क्रेडिटर का हिसाब रखना, उसके बाद शॉप को बंद करना, है ना। ये सारे काम कौन कर रहा है? खुद सोल ट्रेडर कर रहा है। तो उसका कोई स्पेशलाइजेशन होता नहीं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस देखे। अच्छा, इसको दूर करना है तो एक तरीका है क्या? वो किसी के साथ
पार्टनरशिप कर सकता है। तो हम लोग ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा फॉर्मेट देखा था बिजनेस का, वो क्या था? यस, पार्टनरशिप फॉर्म। Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more person come together, तो दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं। क्यों आते हैं? टू रन इट, उस बिजनेस को चलाने का। अच्छा, फायदा क्या होगा? पहले सिंगल पर्सन था तो अकेले का कैपिटल लगता था, अब दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो सब अपनी अपनी तरफ से कैपिटल देंगे तो सबका पैसा आएगा, इसकी वजह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो बिजनेस को रन करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जब आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, द मैनेजमेंट, द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तीन चीजों के बारे में बात की गई। पहला, एग्री टू शेयर द कैपिटल। कैपिटल शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं कि भाई सब अपना अपना पैसा लाएंगे, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा बड़े बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी चीज, अब अकेला मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अब पार्टनर्स हैं तो दो या तीन पार्टनर है तो सबके सब मिलकर काम करेंगे, एक से भले दो, है कि नहीं? तो जब सिंगल पर्सन काम करता है उसकी एबिलिटी कम होगी, मैनेजरियल एबिलिटी, और जो एक से ज्यादा पर्सन काम करते हैं तो उनकी मैनेजरियल एबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, क्या शेयर करेंगे? रिस्क शेयर करेंगे। बिजनेस में ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होगा, रिस्क का शेयरिंग होगा, और रिस्क क्या होता है? लॉस का रिस्क होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली किसके बारे में बात की गई है? लॉस के बारे में। तो लॉस और प्रॉफिट ये शेयर करने के लिए वो एग्री हुए। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट, और ये सारी बातें एग्रीमेंट के तहत हुई अमंग्स दिस पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप, और इसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। तो हम लोग ने देखा इसमें हम तीन चीजों पे एग्री हो रहे हैं। पहला हम लोग शेयर ऑफ कैपिटल पे, दूसरा मैनेजमेंट पे, और तीसरा रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसको शेयर करेंगे, उसके ऊपर ये पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं। The person who have entered into the partnership are individually known as partners and collectively as a firm। मतलब आप एक पार्टनर को देख रहे हो तो इंडिविजुअली अकेले को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे, और सारे पार्टनर एक साथ हैं तो उनको हम लोग फर्म बोलेंगे, कलेक्टिवली। ठीक है। अब आ जाते हैं मीनिंग पे। Meaning and definition of the partnership. Partnership is an organization where there is an association of two or more person। अभी अभी हमने बात की कि दो या दो से ज्यादा। पार्टनरशिप अकेले के साथ तो पार्टनरशिप होता नहीं, हमेशा दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। ये इसका सिंपल मीनिंग है जो अभी अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है? अब यहाँ पर दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन यहाँ पर हमको दिए गए हैं। पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हाँ, तो पहला डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। वो डिफाइन करता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो बच्चों जहां पर भी प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वहां पर लॉस भी शेयर किया जाएगा। आप गौर करेंगे इस पूरी लाइन में कहीं पर भी लॉस का जिक्र नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बोला है तो लॉस शेयर नहीं होगा। प्रॉफिट बोला है, आप प्रॉफिट अगर शेयर कर रहे हैं तो आपको लॉस में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको समझना है। शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या मतलब हो गया? कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे चलाए, सारे मिलकर चलाए, या कोई एक पर्सन बाकी सबके बिहाफ में चलाए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पार्टनर्स है ए, बी, सी और डी। ये चार पार्टनर है हमारे सामने। अब ये जो चार पार्टनर है, सपोज इसमें से ये जो तीन है बी, सी, डी, ये तीनों बोलते भाई हमारे पास टाइम नहीं है बिजनेस को मैनेज करने का, हम लोग क्यों ना ये पूरा का पूरा जो
काम है किसको दे देते हैं, ए को दे देते हैं। अब ए को दे देंगे तो क्या ए इन तीनों के बिहाफ में बिजनेस को संभाल सकता है? यस, बिल्कुल संभाल सकता है, और इसी को बोला गया है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो चाहे सबके सब मिलकर संभाले या कोई एक बंदा बाकी सबके बिहाफ में वहां पर काम करे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर हैंडी ने। प्रोफेसर हैंडी क्या बोलते हैं, देखो, पार्टनरशिप is the relation existing between persons competent। कैसे पर्सन? कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी क्या होता है कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यस, कॉम्पिटेंट पर्सन हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट कब होता है? जब वो बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। पहला क्या है उसमें कॉम्पिटेंसी का? वो मेजर होना चाहिए, मेजर इन द सेंस उसका एज 18 अबव होना चाहिए। दूसरा, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो किसी एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। तीसरा, वो इंसेन नहीं होना चाहिए, ल्यूनेंट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दीवाना नहीं होना चाहिए। उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो बिजनेस क्या करेगा? बराबर है। तो ये जो तीन चीजें, ये बात ध्यान में रखनी है हमको। कोई भी पर्सन की कॉम्पिटेंसी तीन चीजों पे बेसिकली देखी जाती है, और भी उसमें प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, बट तीन चीजें मेन है। पहला क्या है? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? यस, फर्स्ट थिंग इज वो पर्सन मेजर होना चाहिए 18 अबव। सेकंड, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, यस, वो ल्यूनेंट नहीं होना चाहिए, इंसैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है? कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। यस, एग्रीमेंट करने में क्या हो? कॉम्पिटेंट हो। हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। उनका जो बिजनेस है वो कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल इन द सेंस इलीगल बिजनेस ना करे। सपोज कुछ 10 लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप क्या बनाया? गिरोह बनाया, और सोचा कि हम लोग डेली कहीं ना कहीं चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, और जो भी हमको उसमें से सामान मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। तो क्यों ना इसका एक एग्रीमेंट कर ले। क्या ये बिजनेस लॉफुल है? नहीं, ये बिजनेस लॉफुल नहीं है। तो ये बिजनेस अगर लॉफुल नहीं है तो इसको पार्टनरशिप में कोई जगह मिलेगी नहीं। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम लोग ऐसा रजिस्टर नहीं कर सकते जो इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा। ठीक है, कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट ऑन प्राइवेट गेन, या प्रॉफिट बोल सकते हैं। मतलब ये पार्टनरशिप हमने चैरिटी के लिए ओपन नहीं की, हमने डोनेशन के लिए ओपन नहीं की है, हम लोग ने सोशल वेलफेयर के लिए ओपन नहीं की है। किस चीज के लिए ओपन किया है? हमारे प्राइवेट गेन के लिए। मतलब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर हैंडी है, इन्होंने तीन मुद्दे दिए। पहला, पर्सन क्या होना चाहिए यहाँ पर? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा, बिजनेस कैसा होना चाहिए यहाँ पर? लॉफुल होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या बताया? प्राइवेट गेन के लिए ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेक्शन देखा। कौन सा सेक्शन देखा? मुझे फिर से बताएंगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4, ये डेफिनेशन इसका था। और उसके बाद सेकंड हमने देखा प्रोफेसर हैंडी का डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फीचर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर फीचर्स का पूरा चार्ट दिया गया है। हम यहाँ पर एक चीज है, ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है, कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले फीचर नंबर 1 ले लेते हैं। फर्स्ट फीचर है एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मतलब लिखित रूप पे भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है। बट आपको भी पता है आज के जमाने में मौखिक रूप से दिया गया भाषण वैलिड नहीं होता है। क्यों? जिसने भाषण दिया है आए दिन वो पलट जाता है। कई बार हमने देखा नेता कुछ बयान देते हैं, और जब बाद में आप उनको पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो बोलते हैं कि नहीं, मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मतलब जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसको आप बाद में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपनी बात से मुकर सकते हो, है ना। राम राज्य नहीं है प्राण जाए पर वचन न जाए। आज सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वचन जाए तो जाए पर प्राण न जाए। इसके लिए मौखिक या ओरल एग्रीमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ओरल एग्रीमेंट नहीं होता, होता है। बट यहाँ पर क्या लिखा गया है? जब एग्रीमेंट रिटर्न होगा, व्हेन एग्रीमेंट इज रिटर्न इट इज मोर प्रिफर्ड।
तो रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा प्रिफर्ड होता है एज कंपेयर टू ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब भी मामला कोर्ट में जाए तो हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिटर्न होगा। और आपको पता है जब भी रिटर्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यस, एक स्टैम्प पेपर लेते हैं और स्टैम्प पेपर पे दोनों पार्टी, जो पार्टी है, पार्टी ऑफ द पार्टनरशिप है ना, जो भी पार्टनर्स है वो सब क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे, उसमें बाकायदा सारी चीजें लिखी हों, ठीक है। एंड सच रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हमको ये बात समझनी है, जब भी वर्ड आएगा डीड, डीड का मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप डीड उसी को बोला जाएगा जो रिटर्न फॉर्म में है। ओरल फॉर्म में है उसको हम लोग डीड बोलेंगे नहीं, वो नॉर्मल एग्रीमेंट हो गया, ओरल एग्रीमेंट हो गया। जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर हम लोग ने कंप्लीट किया। नंबर 2 पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर। तो अगर आप एक पार्टनरशिप ओपन करते हो तो हमने देखा कि कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन कंपनीज एक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बताता है कि जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं मैक्सिमम लिमिट। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। क्या कंफ्यूजन सर, ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा पार्टनरशिप जो एक्ट है वो 1932 है। तो ये क्या मामला है, कंपनीज एक्ट इसको गवर्न करता है क्या? नहीं, गवर्न नहीं करता, बट कंपनीज एक्ट में एक डेफिनेशन लिखा गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप है और उसमें मैक्सिमम नंबर हमको देखना है तो वहां पर वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और ये अमेंडमेंट कब किया गया, 2014 में किया गया, ठीक है। इसके पहले 100 था बट उसको चेंज किया गया कि अभी 100 की आवश्यकता नहीं है, 50 मैक्सिमम पार्टनर्स रह सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, मिनिमम कितना है 2 और मैक्सिमम कितना है 50, ओके। तो नंबर ऑफ पार्टनर, आपको अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है तो मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। थर्ड पॉइंट, हम लोग ने डेफिनेशन में इसको डिस्कस कर लिया था, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि कैसा होगा, यहाँ पर शेयरिंग इक्वल होगा। कब होगा इक्वल, जब एग्रीमेंट साइलेंट है। कैसा है एग्रीमेंट, साइलेंट है। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो। यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल क्यों बोला सर, इक्वल इसके लिए बोला जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्या है, साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में शेयरिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली आपको इक्वल ले लेना है। क्या ले लेना है, इक्वल। हाँ, अगर मेंशन है, सपोज हमारा एग्रीमेंट करते समय 2 पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, पार्टनर ए ने बोला मैं 80% लूंगा तो 20% ले ले, तो रेशियो क्या होगा, 80:20, मतलब 8:2। आप बोल सकते हैं 4:1, या वो बोलते हैं 60-40 कर लेते हैं, मेरा 60 तेरा 40, तो 6:4 हो गया, बराबर है। तो ऐसे रेशियो डिसाइड हो सकता है। अगर ऐसे ऑलरेडी डिसाइडेड है और डीड में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है, तो जो लिखा हुआ है वो मानेंगे। और अगर डीड एग्रीमेंट साइलेंट है, हमारा एग्रीमेंट कैसा है, एग्रीमेंट इज साइलेंट, तो इक्वल हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसा है, हमने डिस्कस किया था किसी भी पर्सन का लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होता है, जब भी उसका बिजनेस का प्रॉपर्टी उसकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इनफ ना हो, तो उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वहां से भी उसको पैसा देना पड़ता है। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का लाइबिलिटी यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब अगर उनको ह्यूज लॉस हुआ, बिजनेस पूरा बेच दिया, सारे एसेट बेच दिए, लेकिन लाइबिलिटी कवर अप नहीं हो रही है, तो उनको घर से पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, उनकी लाइबिलिटी है जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक पर्सन की लाइबिलिटी नहीं है, सबकी है। सपोज यहाँ पर 4 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी डी। अब ये जो 4 पार्टनर हैं उसमें से जो लॉस हुआ है, सपोज ये पार्टनर है, इसको जो शेयर है वो 60% है, इसको 20% है और इन दोनों को 10-10% है। तो ये 4 पार्टनर है, इनका शेयरिंग कैसा हो गया, 6:2:1:1।
तो इनको जो लॉस होता है उनको इसी रेशियो में लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा और घर से भी प्रॉपर्टी इसी रेशियो में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको कि जो भी पार्टनर है उनको मिलकर के लायबिलिटी को बॉन्ड करना पड़ता है, कोई सिंगल पर्सन जवाबदार नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग, इनकी लायबिलिटी है सेवरल। अब ये सेवरल क्या चीज है? सेवरल का मतलब होता है यहाँ पर जो पर्सन सॉल्वेंट रह गया, सॉल्वेंट का मतलब हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ था, सॉल्वेंट कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसके असेट उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज देयर आर टू पर्सन, पार्टनर पी एंड क्यू। अभी बिजनेस को ह्यूज लॉस हो गया, सपोज लॉस है 60,000 का और दोनों का जो रेशियो था वो इक्वल था 50-50। तो 60,000 में से 30 इसको देना चाहिए, 30 इसको देना चाहिए, मतलब पी कितना भरेगा? 30,000 और क्यू कितना भरेगा? 30,000। बट हुआ क्या, क्यू जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, अभी एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, तो कहां से दे सकता है? उसने घर बार सब बेच दिया लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं है। तो इसको जो 30,000 भरना था, अब इसके पास पैसे नहीं, ये तो नहीं भर पाएगा, तो वो कौन भरेगा? पी को भरना पड़ेगा। मतलब पी अपना भी 30,000 भरेगा और क्यू का भी 30,000 भरेगा, और ये कंबाइन होके पी को कितना भरना पड़ेगा? 60,000। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेवरल। तो पहली चीज अनलिमिटेड लायबिलिटी है, घर से देना पड़ेगा। दूसरा जॉइंट, सारे के सारे पार्टनर लायबल हैं। और सेवरल, सेवरल मतलब बाकी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनको इंसॉल्वेंट पर्सन का भी हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अ पार्टनर्स आर लायबल till the last rupee in their pocket. If assets of the business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of the partners can be used. अगर asset sufficient नहीं है तो personal property का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, okay. If the asset of the business is not sufficient to pay liabilities, then personal property of the partners can be used. If anyone of the partner is declared in insolvent, ये दोनों जो word है वो साथ में रहेंगे, declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. तो उसका liability कौन borne करेगा? Solvent partner borne करेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमने देखे, क्विकली रिवाइज कर लो। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट से ज्यादा प्रीफर्ड कौन सा है? रिटर्न वाला। और रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर कम से कम होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ठीक है, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? जैसे एग्रीमेंट में लिखा है वैसे ही शेयर होगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा, साइलेंट है, तो आप इक्वली शेयर कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट है और सेवरल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज के बारे में पढ़ा था कि कंपनीज को रजिस्टर करना कंपलसरी है। उनका रजिस्ट्रार होता है जिसको हम लोग आरओसी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंपनी की। बट क्या पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्टर करना पड़ता है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। लेकिन कहाँ कंपलसरी है? ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट, अगर आप फर्म महाराष्ट्र में ओपन कर रहे हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी। ये अमेंडमेंट आया था 1 अप्रैल 2005 में। ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाहर कहीं कर रहे हो तो क्या होगा? तो फिर ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन की बात नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। इट मींस अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। एक फर्म रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म merely certifies its existence। तो आप रजिस्टर करते हो तो सब सिर्फ इससे क्या होता है? आपका एक एग्जिस्टेंस आपको मिल जाता है। It is the process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। तो जो ऑफिशियल पर्सन होता है गवर्नमेंट का, जिसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसकी डायरी में, उसके रजिस्टर में आपके फर्म का नाम रजिस्टर हो जाता है। तो इसको एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है, कानून की नजर में वो भी एक पर्सन है। ठीक है,
नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ठीक है। 7th पॉइंट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी ओनरशिप तो हमने देखा था कैसा है, जॉइंट है। ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के अंदर है वो किसी एक पर्सन की नहीं है, सबकी मिला करके है, ठीक है। अभी एक बार एक बंदा गांव से आया और जब वो ट्रेन से आ रहा था तो उसने क्या किया, जो ट्रेन में पंखे लगे हुए थे और जो सीट लगा हुआ था वो उखाड़ के लेकर आ गया। भाई सबने पूछा भाई कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो बोला कि भाई मैं अपना सामान लेकर के जा रहा हूँ। तो बोला कैसे आपका सामान है, बोला ये लिखा है यहाँ पर रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक है मतलब सबका है और उसमें से मैं मेरा हिस्सा लेकर के चला जा रहा हूँ। जोक सपाट। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो प्रॉपर्टी सबकी है तो आप उसमें से अपना हिस्सा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बिना उनके परमिशन के। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कैसे है, वो जॉइंट ओनर है, कोई अकेला पर्सन वहां पर ओनर नहीं है, ठीक है। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। कोई पार्टनर बोलेगा कि नहीं मुझे पर्सनल यूज के लिए ये सामान यूज करना है, तो उसको पहले सबका परमिशन लेना पड़ेगा। पर्सनल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता नहीं, ठीक है। All partners have equal right in managing the firm, so all partners are jointly responsible for the management of the firm. तो यहाँ पर क्या बताया गया, कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को ना नहीं बोल सकता कि भाई तुमको यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये सबका क्या है, राइट है, अधिकार है कि हर एक पार्टनर जाकर के बिजनेस को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। हाँ ये ऑप्शनल है, उसको करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे, बट ये उसका अधिकार है। इसके लिए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है जॉइंटली। मतलब कल को ये जाके नहीं बोल सकता बिजनेस में मैं तो था ही नहीं, मैंने डिसीजन लिया ही नहीं, मेरी वजह से लॉस हुआ ही नहीं तो मैं क्यों भरूं, ऐसा वो बोल सकता नहीं है। भले डिसीजन किसी का भी रहने दो, ठीक है, लेकिन लॉस उसको भी बेयर करना पड़ेगा क्योंकि जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हर एक जो पार्टनर है, all partners are jointly responsible for the management. Point number 8, principal and agent. Principal और एजेंट रिलेशनशिप। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट। और हर पार्टनर आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी, डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टैक्स अथॉरिटी के लिए क्या है, वो प्रिंसिपल है। मतलब बाहर वाले उसको प्रिंसिपल की नजर से देखेंगे, ओनर की नजर से देखेंगे, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए क्या है, एजेंट है। और एजेंट क्या होता है, एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है, अपने मालिक के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी और सी। अभी पार्टनर ए और बी किसी काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन गए थे और बिजनेस कौन संभाल रहा था, सी संभाल रहा था। तभी उसके पास कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। अभी सी ने सोचा कि चलो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कर लेता हूँ। उसने क्या किया, सबके बिहाफ में साइन कर दिया कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट मैं सैंक्शन करता हूँ, ये होने दो करके। ए और बी बाद में आए, उन्होंने देखा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, और बाद में मालूम पड़ा इसके अंदर बहुत बड़ा लॉस है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, तो ये जो लॉस होगा क्या सिर्फ सी भरेगा, नहीं, ये ए बी और सी तीनों को भरना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट है, मतलब उसके बिहाफ में काम करता है। तो कल को जाके ए और बी ऐसा नहीं बोल सकते भाई हम तो थे ही नहीं, ये डिसीजन तेरा था, तेरी वजह से मिस्टेक हुआ, तेरे को पूरा पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट है, उसके बिहाफ में वो काम करता है, ठीक है। और हर एक पार्टनर आउटसाइडर के लिए क्या है, बाहर वालों के लिए क्या है, प्रिंसिपल है, मालिक है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, टू फोल्ड यहाँ पर कैपेसिटी में वो काम करता है, मतलब उसका 2 ओहदा है, 2 पोस्ट है, एक है प्रिंसिपल का और दूसरा है एजेंट का। तो इट एक्ट एज अ पार्टनर, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर। तो वो प्रिंसिपल है किसके लिए, आउटसाइडर के लिए, और अदर पार्टनर के लिए वो क्या है, एजेंट है। ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना। अच्छा बिजनेस क्यों बंद हो रहा है, ऑब्वियसली पार्टनरशिप है और कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो कब बंद होगा उसके लिए भी एक्ट में लिखा गया है। तो ये डिसोल्यूशन मतलब आप बिजनेस को कब बंद करने वाले, तो बंद करने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि कल को शटर डाउन कर दिया और बिजनेस बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो 3 टाइप है इसके अंदर। एक होता है टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मतलब यहाँ पर
ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड, मतलब सपोज जब पार्टनरशिप हम लोग एग्रीमेंट बना रहे थे तो पार्टनर्स ने खुद ने डिसाइड किया था भाई ये जो पार्टनरशिप है हम लोग 5 साल चलाएंगे, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगा और जैसे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे हम क्या कर देंगे, बिजनेस बंद कर, ठीक है। नंबर 2, पार्टनरशिप बाय वेंचर। पार्टनरशिप बाय वेंचर मतलब कोई वर्क के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया था। सपोज हम लोग ने कोई स्काई वॉक बनाना था, हम लोग को घाटकोपर में एक नया स्काई वॉक बनाना था स्टेशन के पास, इसके लिए हम लोग एक वेंचर में आए, एक पार्टनरशिप में आए। और जैसे ये वेंचर कंप्लीट होगा, वेंचर मतलब वर्क, ये जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, स्काई वॉक बन के रेडी हो जाएगा, हमारा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नंबर 3, अगर किसी पार्टनर को डिसॉल्व करना है, सपोज मैं एक पार्टनर हूं और मेरे को ठीक है अभी नहीं जम रहा है, क्यों नहीं जम रहा है, मुझे वहां पर प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या मैं जैसा सोच रहा था वैसा बिजनेस मेरे से नहीं हो पा रहा है, और मुझको इसको छोड़ना है, मुझको ये बिजनेस बंद करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस। कितने दिन का नोटिस, 14 डेज का नोटिस, ठीक। इसके अलावा और कैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, अगर कोई एक पार्टनर क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, या वो रिटायर हो गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या इनसेन हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये केसेस कौन से हैं आपको भी पता है, उसकी कॉम्पिटेंसी चली गई, वो लायक नहीं है। तो कोई एक पर्सन क्या हो जाएगा, जब वो पार्टनर बनने के लायक नहीं रहा, कब लायक नहीं रहा, जब उसका डेथ हो गया, दूसरा, या वो रिटायर हो गया, तीसरा वो इंसॉल्वेंट हो गया, चौथा वो इनसेन हो गया। ऐसे केस में हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था ऊपर चेंज करने के लिए, वो आप अपने ई बुक में देखना, चेंज हो सकता है तो चेंज कर लेना। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर हमने देखा एग्रीमेंट, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ठीक है। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वल, और एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है, जो भी रेशियो लिखा है तो वो रेशियो अप्लीकेबल होगा। लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, फिर ज्वाइंट है, फिर सेवरल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, कंपलसरी है, अदर देन महाराष्ट्र ऑप्शनल है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, हर एक पार्टनर को बिजनेस को मैनेज करने का अधिकार है, और वो मैनेजमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, हर एक पार्टनर बाहर वालों के लिए क्या है, प्रिंसिपल है, और दूसरे पार्टनर के लिए क्या है, वो एक एजेंट के जैसा काम करेगा। डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करना है तो 3 तरीके बताए, पहला टाइम बाउंड, टाइम खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद कर देंगे। दूसरा वेंचर, आपका जो काम था, जिस काम के लिए आपने ये पार्टनरशिप किया था, वो काम खत्म हो गया, आप बंद कर दो। तीसरा, आप 14 डेज का नोटिस दे करके डिसोल्यूशन कर सकते हो, बंद कर सकते हो। उसके अलावा और क्या बताया था, इन द केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, और आपने रिटायर हो गए तो भी आप बिजनेस को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने फीचर्स, यहाँ पर फिनिश किया हमने फीचर्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, पार्टनरशिप डीड। आपने एग्रीमेंट बहुत बार देखा होगा, ज्यादातर एग्रीमेंट की कॉपीज या जो स्टैम्प पेपर है आप देखते हैं जब आप लीव लाइसेंस बनवाते हैं, या तो फिर आपने कोई रूम रेंट पे लिया है तो आपने एग्रीमेंट की कॉपी देखी होगी। तो ऐसे ही 100 रुपीज का या 50 रुपीज का या 1000 रुपीज का डिपेंड करता है आपका किस वैल्यू का यहाँ पर बिजनेस आप कर रहे हो, उस हिसाब से आप स्टैम्प पेपर सिलेक्ट करते हो और आप डीड बनाते हो, ठीक है। डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। तो इसको हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं क्योंकि ये आपका ओसी में कवर अप हो जाएगा, बाकी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई क्या क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये ओसी का पार्ट है, ओसी में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार ये देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज ये क्या है, इन द रिटर्न फॉर्म, रिटर्न एग्रीमेंट है विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इसके अंदर सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है लिखे हुए हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। पार्टनर के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब कौन आकर काम करेगा,
किसको सैलरी मिलने वाली है, किसको कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, और किसका कितना शेयर है, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है। तो कभी भी कुछ डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप डीड उठा करके देखेंगे कि उसमें क्या लिखा होगा, ठीक है। It forms the basis of mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulates the rights, duties and liabilities of all the partners. तो regulate करता है rights को, duties को, liabilities को. So by having partnership deed, partners dispute in the future may be avoided. मतलब अगर partners के बीच में झगड़ा हुआ तो उसको ये partnership deed देख करके solve किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है। कुछ प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप डीड में आपको क्या क्या दिया रहेगा। हमने ये चीजें देखी हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो अगर डीड साइलेंट है तो इक्वल रेशियो है, अगर डीड में कुछ लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, आप कोई गुड्स और कैश विड्रॉ करते हो, कहाँ से, बिजनेस में से, तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया है, देन एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग। ये कोई नई बात नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में हमने ये किया था। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते थे, मैंने बताया था कि अगर डेट नहीं दिया हुआ ड्रॉइंग का तो आपको हमेशा कितना मंथ के लिए लेना है, 6 मंथ के लिए लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 6% का हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हैं। कितना परसेंट, 6%, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जो कैपिटल दिया है तो उसके ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा है, डीड साइलेंट है, तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कैपिटल दिया था प्रॉफिट कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं, बराबर है। तो यहाँ पर अगर डीड में नहीं लिखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। हाँ, अगर डीड में लिखा है, आपने लिखा है डीड में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो लिखा है तो मिलेगा, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, क्या पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जब तक डीड में नहीं लिखा है तो उसको मिलना नहीं चाहिए। लिखा है एज पर द प्रोविजंस मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। अगर कोई वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको कोई सैलरी, कोई कमीशन मिलेगा नहीं। हाउएवर, इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर आपने डीड में लिख करके रखा है, मतलब डीड एग्रीमेंट में लिख करके रखा है कि इस पर्टिकुलर पार्टनर को हम लोग 10,000 एक्स्ट्रा देंगे या कमीशन देंगे या सैलरी देंगे, तो भाई डीड में लिखा है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो कोई देने की जरूरत नहीं है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या बीच में आप कोई नए पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। As per the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partnership without the consent of other partner। तो बिल्कुल ना बोल दिया है कि बिना दूसरे के परमिशन के, दूसरा कौन, अदर पार्टनर्स। सपोज 3 पार्टनर हैं और हम चौथे को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एडमिट करना चाहते हैं, तो वो जो तीनों के तीनों पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, वो तीनों के तीनों मानने चाहिए कि भाई हम लोग इसको एडमिट करें, तो ही एडमिशन हो सकता है, नहीं तो उसका एडमिशन हो सकता नहीं, बराबर है। तो मोस्ट ऑफ जो थियरी पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया है। बाकी की जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आती हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसको और अच्छे से सीखने के लिए कुछ स्टूडेंट जिनका 11th स्टैंडर्ड में बीके वीक था, उन्होंने अगर फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं चाहूंगा कि वो फिर से गो थ्रू करें। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है और उसको अच्छे से गो थ्रू करके उसके सारे के सारे सम्स एक बार आप सॉल्व कर लें, तो आपका बहुत अच्छे से हाथ बैठ जाएगा, एक ग्रिप मिल जाएगा आपको और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ये चैप्टर आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।